हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और मैं आपको लेट मी रिमाइंड यू कि जो हमने लास्ट टाइम हमने फॉर्मूले किए थे उनको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया है x की पावर n का इंटीग्रल विच इज़ पावर में एक ऐड करो, नई पावर से डिवाइड कर दो, यही तो था, प्लस c। साथ में इस पे कंडीशन क्या होती है, n-1 नहीं होना चाहिए। जब n-1 होता है दैट मीन्स x की पावर -1, तो ये बन जाता है आपका 1/x। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, log ऑफ mod x। ठीक है, देन अच्छा, इसमें जो लॉगरिथम होता है बेटा, लॉग का जो बेस है वो e है। लॉग का जो बेस है यहाँ पे क्या है, वो e है। और इसको आप ln x भी कह सकते हो, ln ऑफ mod x। मतलब जो लॉगरिथम आपका बेस e के साथ होता है उसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, जिसको हम ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि किसी बुक में या यदि आप लिखना चाहते हैं ln की फॉर्म में, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ax प्लस b की पावर में n। ध्यान देना है, यहाँ पे कैसी टर्म है हमारे पास, लीनियर टर्म है, नो ट्रिग्नोमेट्रिक, नो एक्सपोनेंशियल, नो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, नो लॉगरिथम, नो एनी एल्जेब्रिक एक्सेप्ट एल्जेब्रिक में लीनियर। ठीक है ना। तो देन हमारे पास फॉर्मूला कहते हैं कि ये जो पावर है उसमें एक इंक्रीज करो और नई पावर से डिवाइड करो, साथ में x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करो, प्लस c। इसमें भी हमारे पास कंडीशन सेम है, n-1 नहीं होना चाहिए। एंड देन इसके बाद हमने क्या देखा था, 1 में ax प्लस b विच इज एक्चुअली इसकी जो पावर है n-1 हुई। n-1 होती है तो पावर हमारे पास 1 में ax प्लस b बनेगा। एंड दिस फॉर्मूला से ln ऑफ ax प्लस का b और अपॉन में x का कोफिशिएंट। ln को आप लॉगरिथम लिख सकते हैं। देखो NCERT बुक में आपका लॉगरिथम दिया हुआ है, और NCERT बुक के हिसाब से मैं बात करता हूँ तो लॉगरिथम का जब बेस नहीं गिवन तो आपको हमेशा क्या लेकर चलना है, e लेकर चलना है। यानी कि आपका नेचुरल लॉगरिथम ही डिस्कस किया गया है NCERT के अंदर। ओके, अनटिल अनलेस जब बेस नहीं गिवन तो आपको बेस क्या मानना है, e मानना है। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लॉगरिथम का log लिख रहा हूँ। ओके, लॉगरिथम के साथ ये नंबर आएगा, गॉट इट। और ये मॉडुलस में क्यों आएगा उसका रीज़न भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ तक हमारी बात डिस्कस हो चुकी है। आज हम करेंगे सारे जो अदर देन दीज हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और आपका एक्सपोनेंशियल से, उन पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ। जैसा कि फॉर्मूले मैंने लास्ट टाइम बनाना सिखाए थे, वैसे यहाँ पे एक बार फिर से हम देखते हैं। इन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस का b, और साथ में अपॉन में मैं लेके चल रहा हूँ a। अपॉन में क्या लेके चल रहा हूँ मैं, a लेकर चल रहा हूँ। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, साइन का डेरिवेटिव cos ax प्लस b, और साथ में क्या आएगा, एंगल का डेरिवेटिव यानी कि a, और अपॉन में अपने पास a चल रहा है पहले से। इसका मतलब a से ये हो गया यहाँ पे कैंसिल, तो हमारे पास ये बचा cos ax प्लस b। सो व्हाट दिस इम्प्लाइज, cos ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो बच्चों। cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin ax प्लस b, sin ax प्लस b अपॉन में x का कोफिशिएंट। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, cos का इंटीग्रेशन sin, एंगल देख रहे हो एज इट इज, अपॉन में x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आ रहा है। और साथ में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको लगाना है, पक्के से लगाना है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक स्पेशल केस देखते हैं। इसी का स्पेशल केस, यदि मैंने a को 1 रखा और b को रखा 0, क्योंकि a और b तो कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो मैं a को 1 और b को 0 मान सकता हूँ।
तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से, देखो cos x का इंटीग्रेशन बनेगा, भाई a को मैंने 1 रखा तो ये बचा x, और b को मैंने रख दिया 0 तो ये x हो गया। तो cos x का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल तो सेम ही रहेगा, यानी कि sin x, एंगल जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, सेम बना। अपॉन में x का कोफिशिएंट जो a था वो यहाँ पे कितना है 1, तो इसका मतलब अपॉन में 1 लिखने का कोई यूज है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। बट अब मैं इस बात को ऐसे बोलूँगा कि cos x का इंटीग्रेशन तो sin x है बच्चों, आर यू गेटिंग? यहाँ पे क्या हुआ है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो x है जब तक ये लीनियर है, जब तक ये एंगल लीनियर होगा यानी कि ax प्लस b होगा, तब तक ये फॉर्मूला डायरेक्टली वैलिड रहेगा कि जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे आ जाएगा, प्रोवाइडेड एंगल मस्ट बी लीनियर। और जो लीनियर एंगल होगा उसमें जो x का कोफिशिएंट होगा उससे हमें फॉर्मूले को राइट साइड में डिवाइड भी करना होगा। फॉर एग्जांपल मान लो cos 3x का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो आप क्या बोलोगे आप cos 3x का sin 3x अपॉन में x का कोफिशिएंट, हो गया इंटीग्रेशन। बात समझ में आई? मान लेते हैं cos के अंदर एंगल में 7 - 4x है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x यानी कि sin 7 - 4x अपॉन में x का कोफिशिएंट, अपॉन में x का कोफिशिएंट। ओके, भूलने नहीं दूंगा मैं तुम्हें, ये x का कोफिशिएंट लगाना ज़रूरी है डिवाइड में। ओके है, अब ध्यान देंगे हम कि ऐसा सिर्फ cos या sin के लिए नहीं है वैलिड, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सभी के लिए ये बात वैलिड रहेगी। तो अब मैं सिर्फ एंगल x में फॉर्मूला लिखूँगा, एंगल x में फॉर्मूला लिखूँगा, बट आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो एंगल x है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब खींच सकते हो, बड़ा कर सकते हो, कहाँ तक, ax प्लस b वाली फॉर्म तक। पावर चेंज x की नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ जो कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट और साथ में एक कांस्टेंट टर्म है, इनके ax प्लस b वाले पैटर्न में आप एंगल को ले जाओगे x से खींच के, तो आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, मतलब जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे आ जाएगा, प्रोवाइडेड आपको एंगल में जो x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना होगा। ओके है, राइट साइड में। तो सीधा आते हैं हम फॉर्मूलों पे कि यार cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया है, सिमिलर वे में sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा सॉरी ध्यान दो, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो माइनस में cos x का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x होगा, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। सिमिलर वे में tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, sec स्क्वायर x का tan x हो गया। और इन सभी फॉर्मूलों में जो एंगल x है उसको आप कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो, जल्दी से बताओ, ax प्लस b तक, बिल्कुल सही। और राइट साइड में यहाँ पे भी एंगल ax प्लस b हो जाएगा लीनियर, बट प्रोवाइडेड x के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट इज sec x का डेरिवेटिव क्या होता है। देखो डेरिवेटिव वाली बातें मैं अब बार बार तुम्हें रिवाइज करा ही रहा हूँ, सही है जी, बट बात ये आ जाती है कि आपको डेरिवेटिव के जो रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए बेटा। यदि आपको डेरिवेटिव्स के बेसिक रूल याद नहीं है तो इंटीग्रेशन करने का कोई लॉजिक नहीं बनता आपका। इंटीग्रेशन आपको तभी समझ में आएगी जब आपको डेरिवेटिव के बेसिक रूल्स तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। सो नाउ sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल क्या आएगा, sec x आएगा, ठीक है। एंगल में वही वेरिएशन रहेगा लीनियर वाला। नाउ नेक्स्ट इज cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर x, तो माइनस cot x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, वो माइनस माइनस प्लस मीन्स cos x स्क्वायर x, किसका डेरिवेटिव बनेगा, ये माइनस cot x का, तो इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, माइनस cot x प्लस c।
नेक्स्ट इज सिमिलर वे में आप देख सकते हो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव, क्या बोला मैंने, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यदि मैं माइनस कॉसेक एक्स का करूँगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स आएगा, किसका डेरिवेटिव आएगा ये, माइनस कॉसेक एक्स का, तो इसका इंटीग्रल माइनस कॉसेक एक्स और प्लस का लगा दो आप सी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के जो 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस हैं उनके इंटीग्रेशन हमारे सामने मिल गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। लॉजिक समझ में आ गया। दीज ऑल फॉर्मूले आर वैलिड टिल द एंगल बिकम्स लीनियर, लीनियर मीन्स ax plus b, and in the right hand side you have to keep the angle ax plus b with divided by the coefficient of x which is a. ओके, अब एक दो एग्जाम्पल कराता हूँ मैं इसके ऊपर तुम्हें, जिससे कि आपको ये बात और समझ में आ जाए। और देखो मैंने ये जो फॉर्मूले लिखे हैं, इस बार मैंने डिफरेंशिएशन वाला जो पैटर्न था वो लिखा नहीं, बोला है। यदि आपको एक बार देखने मतलब समझने में दिक्कत आ रही है कि सर ने बोल दिया है, तो आप यार पीछे रिवाइंड कर सकते हो। ये जो आपको डिजिटली जो क्लासेस मिल रही हैं इसका यही तो फ़ायदा है कि आप फटाफट से उसे बैक करके देख सकते हो कि सर ने क्या बोला है, तो उसे आप आराम से सुन सकते हो कि सर ने डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बोला है, एंड देन फिर उसके बाद इंटीग्रेशन में हम कैसे कन्वर्ट हुए हैं। ओके, तो दिस इज़ द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कि आप बार बार वीडियोज़ को देख सकते हो और बार बार चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, है ना। सॉरी। तो एग्जांपल देखें इसके। मान लो अपने पास आ जाता है क्वेश्चन सेक स्क्वायर 7 माइनस का 4x, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। सेक स्क्वायर 7 माइनस का 4x, तो अब देखो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है 10x, तो सेक स्क्वायर x कौन है यहाँ पे, एंगल लीनियर है, एंगल जो है वो लीनियर है, और लीनियर यदि एंगल है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला कहता है कि tan x के प्लेस पे 7 माइनस 4x ही रहेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट प्लस c। आंसर हो गया, बोलो समझ में आया। वन मोर थिंग, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला जिस पावर में दिया हुआ है, दोबारा सुनो, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला जिस पावर में दिया हुआ है उसी पावर में ही रहेगा, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो किसी और पावर के लिए। डिफरेंशिएशन में तो एक बेसिक रूल होता है, चेन रूल, कि वट एवर भी द फंक्शन उसकी पावर में n है तो n को आगे लाओ, एक पावर कम कर दो, और फिर जो आपका जो बेस वाली टर्म है f उसका डेरिवेटिव और चलते रहो, चेन रूल है ना। बट यहाँ पे ऐसा कोई चेन रूल नहीं है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है इंटीग्रेशन के अंदर कि यहाँ पे कोई चेन रूल ऐसा नहीं है जैसा डिफरेंशिएशन में होता है। यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है ये चीज़ कि जो फंक्शन जिस पावर में दिया हुआ है, जैसे अभी साइन एक्स है का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो ये नहीं कि मान लो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आ जाता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आ जाता है, तो अब आप इसमें ये नहीं कहोगे कि सर यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो चलो यहाँ पे भी स्क्वायर कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको भी x की पावर n की तरह ट्रीट करते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसे ट्रीट कर लेते हैं कि दिस इज लाइक x की पावर में n। तो हमने तो ये पढ़ा है बेसिक रूल कि x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर में n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। सर ने तो ये पढ़ाया था, x की पावर n अब का इंटीग्रल x की पावर में n+1 अपॉन में n+1, ये तो सर ने पढ़ाया है। तो मैं कहाँ गलत हूँ भाई, गलत हो, कहाँ गलत हो, क्योंकि सर ने तो यही बताया था कि बेटा जिसको आप x कह रहे हो ना दैट मस्ट बी लीनियर ओनली, और ये लीनियर नहीं है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन आपने किया ये गलत होगा। बात समझ में आ रही है, चमक रहा है अच्छे से, ओके वेरी गुड। तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए ये इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे, बट एटलीस्ट ये समझ में आ गया है कि ये ऐसे तो नहीं होगा। गॉट द पॉइंट, ओके। तो चलिए ये हमारे फॉर्मूले डन, एग्जाम्पल समझ में आया है। तो ऐसा ही किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप कर सकते हो। जैसे एक और ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ एक और, कॉसेक 3x इंटू में कॉट 3x,
तो अब आपको पता है कि cosec x इंटू में cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, तो ये हो गया माइनस का cosec 3x अपॉन में x का कोफिशिएंट 3 आएगा प्लस से, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड में रखेंगे हम अपनी चीज़ों को, क्योंकि यार देखो इंटीग्रेशन एक बड़ा टॉपिक है ना, इंटीग्रेशन आपका काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो चीज़ों को हमें थोड़ा सा फास्ट करना होगा। हाँ, यदि आपको लगता है कि सर फास्ट कर रहे हैं, तो यार आपके पास है ना सुविधा है, आपके पास डिजिटल सुविधा है, आप उसको पीछे जाके देख सकते हो दोबारा से, यदि कोई चीज़ स्किप हो जाती है तो। ओके, चलिए, तो अब नेक्स्ट आते हैं हम एक्सपोनेंशियल, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये भी बचे ना, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, आपको पता है यार डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है? 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सिंपल। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपल टेन इनवर्स पे आओ और सेक इनवर्स पे आओ, तीन ही बहुत है बस। टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स का 1 अपॉन में एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल इज टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। एंड सिमिलरली हेयर ऑल्सो 1 अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डी एक्स इज़, यहाँ पे आया सेक इनवर्स एक्स प्लस का ये सी। ओके, तो ये तीन फॉर्मूले आ गए आपके, जहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस के डिफरेंशिएशन से रिलेट कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम आते हैं एक्सपोनेंशियल पे। लॉगरिथम वाला वो हो गया कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, ध्यान दें, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, दैट इज़ लॉग एक्स होगा मोड के अंदर, है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल पे आते हैं यार। डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन किसका करना है मुझे, ई की पावर एम एक्स अपॉन में एम, ई की पावर में एम एक्स अपॉन में एम, या एक काम करते हैं, चलो ई की पावर एम एक्स से बता देता हूँ। ई की पावर एम एक्स अपॉन में एम का डिफरेंशिएशन करो, तो ई की पावर एम एक्स का ई की पावर में एम एक्स डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, पावर एम एक्स इंटू में एम एक्स का डेरिवेटिव एम, अपॉन में जो एम है वो एज इट इज रहेगा, एम से एम कैंसिल हो गया। ओके, विच इम्प्लाइज ई की पावर एम एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ध्यान देना, दोबारा से देखते हैं। ई की पावर एम एक्स अपॉन में एम है, एम तो कांस्टेंट है वो तो रहा नीचे एज इट इज़, ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ई की पावर एम एक्स क्या आता है, और इनटू में एम एक्स का डेरिवेटिव एम, एम से एम कैंसिल, तो ये आया। इसका मतलब ई की पावर में एम एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा, ई की पावर एम एक्स अपॉन में एम, ए की पावर में एम एक्स अपॉन में एम। अच्छा, यदि यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी आ जाए साथ में, मान लो एम एक्स प्लस सी, देखो ध्यान देना, एम एक्स प्लस सी क्या है, एक लीनियर टर्म ही तो है। एम एक्स प्लस सी कैसी टर्म है, एक लीनियर टर्म है। पावर में मैं कैसी टर्म लेके चल रहा हूँ, एक लीनियर टर्म लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे ई की पावर में एम एक्स प्लस सी रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ई की पावर में एम एक्स प्लस सी का यदि इंटीग्रेशन किया जाए तो ई की पावर में एम एक्स प्लस सी, और ये वाला सी एक अलग सी बोल दो, सी डैश बोल दो, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको मैंने सी डैश ले लिया है। तो मैं अब ऐसे कह रहा हूँ इसको कि ई की पावर में यदि आपके पास कोई भी लीनियर टर्म है तो इसके इंटीग्रेशन का रूल क्या है कि ई की पावर में एज इट इज़ अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट। तो ये फॉर्मूला भी तभी तक वैलिड होगा जब तक आपके पास पावर में कैसी टर्म होगी, लीनियर टर्म। पावर मस्ट बी लीनियर। सारे फॉर्मूले लीनियर टर्म के लिए ही वैलिड हो रहे हैं। आर यू गेटिंग? ओके, इसमें फिर स्पेशल केस बना दो। इसमें क्या करो, स्पेशल केस, यदि मैं m को 1 मान लेता हूँ और c को 0 मान लेता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा e की पावर में x।
ई की बार एक्स बचेगा, तो ई की बार एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0, एक्स से बचा ना, ठीक है। तो ई की बार एक्स का ई की पावर एक्स और अपॉन में एम यानी कि 1, तो ख़त्म, प्लस सी। इसको आप ऐसे देखो, क्या ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रल भी ई की पावर एक्स ही हुआ। गॉट द पॉइंट, क्लियर है। अच्छा, तो एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। ई की पावर माइनस में 5x, तो ई की पावर माइनस 5x का इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस 5x अपॉन में x का कोफिशिएंट -5 प्लस सी, ये आंसर हो गया, सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ। अच्छा, अब हम करते हैं एक्सपोनेंशियल में ए की पावर में x का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर x इंटू लॉग है ना, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, अपॉन में लॉग ए लिख लेता हूँ टू द बेस ई। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये वाला जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज़, ए की पावर x का डेरिवेटिव ए की पावर x इंटू में लॉग ए टू द बेस ई अपॉन में लॉग ए टू द बेस ई, तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट दिस इम्प्लाइज, ए की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए की पावर x अपॉन में लॉग ए की पावर x का ए की पावर x अपॉन में लॉग ए टू द बेस ई, समझे क्या। ए की पावर x का इंटीग्रेशन ए की पावर x अपॉन में लॉग ए की पावर x का डिफरेंशिएशन ए की पावर x इंटू लॉग ए, उसमें इंटू में लॉग ए होता है, यहाँ पे अपॉन में लॉग ए होता है, और साथ में इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब पावर में क्या होगा आपके पास, लीनियर टर्म होगी। एक्स से मतलब सिर्फ और सिर्फ लीनियर टर्म, एक्स से मतलब सिर्फ और सिर्फ लीनियर टर्म, तो यहाँ पे एज इट इज़ लीनियर टर्म आ जाएगी, और जो लीनियर टर्म में एक्स का कोफिशिएंट होगा उससे हमें यहाँ पे नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, सभी केसेस में डिवाइड करना है यार, सिंपल सी बात मैंने बोल दी है कि आपको सभी केसेस में डिवाइड करना है एक्स के कोफिशिएंट से। बात समझ में आ रही है, बोलो यस और नो, क्या आ गया, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो आई थिंक ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपके 7.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी को पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ आपको अभी। 7.1 में किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए हैं वो हम एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले क्लियर हो गए हैं। अब अभी आते हैं 7.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पे। हाँ जी, तो जैसे 7.1 में दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, देखो अब आपके पास जैसे यहाँ पे बोला हुआ है। अच्छा, एक बेसिक बात और समझ लो, एक बेसिक बात कि मान लो अपने पास कोई भी टर्म कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ आपके पास कोई फंक्शन आ जाता है f(x), कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन ऑफ x, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो जैसा डिफरेंशिएशन में होता है कि यार कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाते हैं डिफरेंशिएशन से, तो ऐसे ही यहाँ पे भी बाहर आ जाती है, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लो और जो आपका f(x) है उसका इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। सेकेंड थिंग, x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1, वेरी गुड। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और प्लस में तो c लगाना है आपने। इसका मतलब यू कैन से यदि हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड बाय x आता है तो उसका डेरिवेटिव k होता है। सो यू कैन से नाउ कि कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, k का इंटीग्रेशन k इंटू में x और प्लस का c। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ये बोलोगे कि भाई 5 का इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा, जल्दी बोलो, 5x प्लस c, 5 का इंटीग्रेशन, ओके। अच्छा, ध्यान देना यहाँ पे cos अल्फ़ा dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos अल्फ़ा dx, अल्फ़ा यहाँ पे dx, ध्यान दो यहाँ पे अल्फ़ा है और यहाँ पे dx है, इसका मतलब इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ पे एंगल में अल्फ़ा है तो अल्फ़ा क्या हो गया, एक फिक्स एंगल हो गया। अपने आप ही कंसीडर कर लो इसको भाई, क्योंकि हमें तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये x वाली टर्म तो है नहीं, तो इसका मतलब ये वेरिएबल नहीं है तो क्या है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म इज लाइक
कॉस अल्फ़ा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म जो के है वो यहाँ पे ऐसी दी हुई है, और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय एक्स और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। गॉट द पॉइंट। तो दीज आर द बेसिक वंस, दीज 3 रूल्स और, ठीक है। तो ये हमारे ख़त्म हो गए बेसिक। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, अच्छा एक बात और है, यस अभी बेसिक ही ख़त्म नहीं हो रहा ऐसा लग रहा है मुझे, तो जल्दी करते हैं यार। एफ एक्स प्लस में जी एक्स या माइनस में आ जाता है, मीन्स कोई भी दो टर्म्स एक्स वाली ही दो टर्म्स हैं, देख रहे हो, ये भी एक्स वाली, ये भी एक्स वाली, बीच में प्लस साइन या माइनस साइन कुछ भी आए, तो आप जैसा डिफरेंशिएशन में करते हो वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी कर सकते हो। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मतलब इंटीग्रेशन साइन भी अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा जब आपके पास फंक्शन में जो टर्म्स हैं वो प्लस माइनस में दी हुई हैं। बट ध्यान देना, जैसे डिफरेंशिएशन में एक प्रोडक्ट रूल नाम का कुछ होता है कि जब टर्म्स मल्टीप्लाई में होती हैं डेरिवेटिव के अंदर एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो वहाँ पर रूल लगता है, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, यू इंटू वी रूल। और ऐसे जब डिवाइड में होती है तो वहाँ पे कोशेंट रूल लगता है, यू अपॉन वी रूल। यहाँ पे यू इंटू वी रूल तो है, बट वो काफ़ी बाद में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है ना। तो अभी ये मान के चलना कि अपने पास कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, अभी ये मान के चलना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में मीन्स यदि आपके पास एफ एक्स इंटू जी एक्स करके कुछ आ जाता है तो बच्चे अक्सर ये देखता हूँ मैं कर देते हैं कि जी एफ एक्स का पहले इंटीग्रेशन कर दो और इनटू में फिर जी एक्स का इंटीग्रेशन कर दो। तो ये सरासर गलत है, बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाएगी इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल मत कर देना बेटा, ये काम बिल्कुल मत कर देना। लाइक ऐसे करते हैं बच्चे कि x इंटू मान लो साइन एक्स ही है, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिख देते हैं कि x का इंटीग्रेशन तो x स्क्वायर बाय 2 होता है, सर ने तो यही पढ़ाया है मुझे, बिल्कुल सही पढ़ाया सर ने तो। और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस में cos x होता है, अभी अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में। तो दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सी लगा दिया, तो ये बेटा बिल्कुल ही गलत है। आर यू गेटिंग, बात समझ में आ रही है। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना आपको, ओके। क्या करना है वो बाद में समझेंगे, क्या करना है वो बाद में समझेंगे, बट क्या नहीं करना है वो भी समझ में आना चाहिए आपको, ओके। तो ये नहीं करना है यहाँ पे, डन। ये समझ में आ गई बेसिक बातें। तो सारे रूल्स जो मैंने बताए हैं वो एक पेज पे लिख लो और बस अब क्वेश्चंस को करने लग जाते हैं। 7.1 कंप्लीट करनी है आपको, योर वर्क इज 7.1 को आपने कंप्लीट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं, 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस का ये 1, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अभी भी मैंने बताया कि जब भी प्लस माइनस में आती हैं कुछ भी टर्म्स तो आप अलग अलग कर सकते हो उनको, तो आपने अलग अलग कर दिया। 4 ई की पावर 3x का इंटीग्रल प्लस 1 का इंटीग्रल, तो 4 इंटू में ई की पावर 3x का ई की पावर 3x बाय 3, ठीक है, ई की पावर x वाला रूल लगा दिया मैंने, प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है x, अभी अभी बताया था, और प्लस में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, बच्चों के माइंड में ये होता है कि सर ये जो इंटीग्रेशन साइन था इसका एक कांस्टेंट आना चाहिए c, और ऐसे इसका भी एक कांस्टेंट आना चाहिए से c डैश। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो c है और इसका जो c डैश है वो दोनों मिला के भी तो एक नया कांस्टेंट बनेंगे ना, तो उस पूरे नए कांस्टेंट को मैंने c नाम दे दिया। तो आपको फाइनली जब सारे इंटीग्रेशन साइन खत्म हो जाएंगे वहाँ पे फिर एक लास्ट में c लगा देना है, सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही करना है, ओके। तो कांस्टेंट की परवाह ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल टर्म्स पे फोकस करना है। कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में तो बाहर अकेली है तो उसका फिर इंटीग्रेशन वो नंबर मल्टीप्लाइड बाय x, गॉट इट, ओके बच्चों। तो योर वर्क है 7.1 कंप्लीट करना है। टेक केयर बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 7.1 से रिलेटेड और अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बाय बाय।